हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल गुरुजी 4.0 में। तो एक बार बताएंगे आप सब लोग कैसे हैं, कैसी चल रही है आपकी तैयारी। तो 2026 स्टार्ट हो चुका है। अब हमारी ये जो क्लास है 2026 में पहली क्लास है। आज 2 जनवरी है। हम 2 जनवरी के करंट अफेयर्स पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो। कल हमारी क्लास नहीं हुई थी किसी कारण से, तो आज हम क्लास कर रहे हैं। तो नए साल की आपको बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद है कि आप बढ़िया तरीके से तैयारी करके इस साल में सक्सेस को जरूर जरूर पालेंगे। मैं भगवान से यही कामना करता हूँ कि आपको जल्दी से जल्दी कोई भी गवर्नमेंट जॉब जिसकी आप तैयारी कर रहे हो वो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। ठीक है। तो एक दृढ़ संकल्प लेते हैं हम कि हम भी आपको बढ़िया तरीके से पढ़ाएंगे। जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा कंटेंट तैयार करेंगे। और आप भी पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई करेंगे, निरंतरता बनाए रखेंगे, जिससे कि आपका कहीं ना कहीं जरूर सिलेक्शन हो जाए। तो अब शुरुआत करते हैं आज के 2 जनवरी के करंट अफेयर्स पर। तो जुड़ जाएंगे एक बार सारे साथी, एक नए जोश के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। तो शुरू करते हैं 2 जनवरी का करंट अफेयर्स। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। आज के पहले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं अपन। आज का पहला क्वेश्चन है, दोहा में आयोजित फीडे विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2025 में कांस्य पदक किसने जीता है। तो क्या है कि फीडे का जो दोहा में है, फीडे विश्व ब्लिट्ज शतरंज की जो चैंपियनशिप 2025 हुई थी उसमें पूछा गया है कि जो कांस्य पदक है वो किसने जीता है। वो जीता है अर्जुन एरिगसी ने। किसने जीता है? अर्जुन एरिगसी ने ये जीता है। चलिए इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। दोहा में आयोजित 2025 फीडे विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में अर्जुन एरिगसी ने कांस्य पदक इन्होंने जीता है। ठीक है। उन्होंने 2025 फीडे वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में कांस्य पदक भी जीता है। विश्व रैपिड चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले एरिगसी विश्वनाथ आनंद के बाद दूसरे भारतीय पुरुष खिलाड़ी बने हैं। जो हमारे विश्वनाथ आनंद थे शतरंज के चैंपियन, उनके बाद में भारत के दूसरे भारतीय पुरुष खिलाड़ी बने हैं। क्या करने वाले? विश्व रैपिड चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले। ठीक है। उन्होंने ब्लिट्ज चैंपियनशिप के पहले 18 राउंड में 12 जीत, 5 ड्रॉ और 1 हार के साथ 14.5 अंक अर्जित उन्होंने किए हैं। अब टोटल 18 राउंड खेले गए हैं। 18 राउंड में से इन्होंने केवल एक ही मैच हारा है। बाकी 5 मैच इन्होंने ड्रा करे हैं, एक मैच हारे हैं और 12 मैच जीत कर 14.5 अंक का स्कोर बनाकर इन्होंने ये जीता है। एरिगसी ब्लिट्ज चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में लेकिन उज्बेकिस्तान के नोदिरबेक अब्दुसातोरोव से हार गई। ठीक है। एरिगसी ब्लिट्ज है वो चैंपियनशिप के लिए सेमीफाइनल में पहुंच गई थी, लेकिन उज्बेकिस्तान के नोदिरबेक अब्दुसातोरोव से हार गई थी। 13 राउंड की फीडे रैपिड चैंपियनशिप में उन्हें 9.5 अंक हासिल करने कर कांस्य पदक उन्होंने जीता है। उपलब्धियां अंतरराष्ट्रीय शतरंज में भारत के बढ़ते कद को उजागर करती हैं। जो ये उपलब्धियां हैं वो अंतरराष्ट्रीय जो खेल हैं उनमें भारत को उजागर करती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्जुन एरिगसी को लगातार पोडियम फिनिश के लिए उन्होंने बधाई दी है। रैपिड और ब्लिट्ज प्रारूप में एरिगसी का लगातार प्रदर्शन कौशल, धैर्य और समर्पण को दर्शाता है। उनकी सफलता भारत भर के युवा शतरंज खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का काम करती है। ये तो है ही, जो वो अब जीत के लेके आए हैं, तो जो युवा खिलाड़ी हैं अभी शतरंज के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए प्रेरणा का काम करती है। जैसे कि मान लो आपका कोई दोस्त जॉब लगता है, आपके आसपास का कोई दोस्त लगता है या रिश्तेदारी में कोई भी लगता है, तो आप में भी थोड़ी सी प्रेरणा आती है कि हाँ मैं भी थोड़ी और अच्छी मेहनत करके, वो लगा है जॉब तो थोड़ी और अच्छी मेहनत करके मैं भी जॉब लग सकता हूँ। तो ऐसे प्रेरणा तो मिलती है ना, तो वैसे ही ये प्रेरणा के लिए प्रेरित करते हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया है? वो दिया गया है राकेश अग्रवाल को। किसे दिया गया है? राकेश अग्रवाल को एनआईए के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार इन्हें दिया गया है। इनके बारे में और जानकारी लेते हैं।
गृह मंत्रालय ने राकेश अग्रवाल को एनआईए के महानिदेशक डीजी का अतिरिक्त प्रभारी ने सौंपा गया है। वह नियमित पदाधिकारी नियुक्त होने तक या अगले आदेश तक कार्यभार संभालेंगे। जब तक कि कोई नियमित पदाधिकारी पद ग्रहण ना कर लेता हो या अगला जो भी आदेश है वो आदेश ना आ जाता हो, तब तक ये अपने पद पर कार्य करेंगे। यह नियुक्ति महाराष्ट्र कैडर के 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी सदानंद वसंत दाते के समय से पहले स्वदेश वापसी के बाद हुई है। प्रत्यावर्तन को कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था। राकेश अग्रवाल का हिमाचल प्रदेश कैडर 1994 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं। जो ये राकेश अग्रवाल हैं ये 1994 जो हिमाचल प्रदेश कैडर है उस बैच के ये अधिकारी हैं। वह वर्तमान में एनआईए के विशेष महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। 29 सितंबर 2025 को उनके एडीजी पद को अस्थायी रूप से अपग्रेड करते हुए उन्हें स्पेशल डीजी नियुक्त किया गया था। महानिदेशक के रूप में उनका कार्यकाल 2 वर्ष या अगले आदेश तक शामिल है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए भारत की प्रमुख आतंकवाद विरोधी जांच एजेंसी है। ये सब तो आपको पता ही है पहले से ही। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। गुजरात किस वर्ष वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स WPFG के 8 खेलों की मेजबानी करेगा? तो विश्व में एक खेल होते हैं वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स। कौन से होते हैं? वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स। भारत उनकी मेजबानी करने वाला है और भारत में भी कहाँ कौन करेगा? गुजरात राज्य करेगा। तो वो कौन से साल में करेगा? वो करेगा 2029 में। कब करेगा? 2029 में ये करने वाला है। 2029 में गुजरात 2029 में 23वें विश्व पुलिस फायर गेम्स WPFG के 8 खेलों की मेजबानी करेगा। जो भारत 2029 में करेगा मेजबानी, गुजरात जो करेगा वो 23वां संस्करण होगा। 23वें संस्करण की मेजबानी हमारे भारत देश के द्वारा और भारत में भी गुजरात स्टेट के द्वारा की जाएगी। गृह मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय RRU मेजबान संस्थान होगा। तो गृह मंत्रालय के द्वारा जो राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय है वही उसकी मेजबान संस्था होगी। WPFG वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 विश्व पुलिस और फायर गेम्स के मेजबान देश के रूप में भारत का पहला आयोजन होगा। इसके लिए भारत पहली बार इन खेलों का आयोजन करेगा और एशिया में चाइना के बाद में भारत दूसरे नंबर पर ये देश होगा। विश्व पुलिस और फायर गेम्स एक द्विवार्षिक ओलंपिक शैली का अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजन है। तो ये जो गेम है वर्ल्ड पुलिस, विश्व पुलिस और फायर गेम्स, ये प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल में ये गेम खेले जाते हैं। WPFG विशेष रूप से पुलिस, अग्निशमन सेवा और कानून प्रवर्तन कर्मियों के लिए आयोजित किया जाता है। जो ये खेल है वो पुलिस के लिए, अग्निशमन जो हमारे फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं उनके लिए और कानून प्रवर्तन कर्मियों के लिए ये खेल आयोजित किए जाते हैं। खेलों में दुनिया भर में 60 से अधिक खेल विधाएं शामिल हैं। 2025 में यूएस में आयोजित 21वें WPFG में 9000 से अधिक खेल एथलीटों ने भाग लिया। 2025 में यानी कि पिछले साल मतलब जो 2 दिन पहले ही खत्म हुआ है। 2025 में 21वां संस्करण का आयोजित किया हुआ, जो 9000 से अधिक एथलीटों ने इसमें भाग लिया है। चीन के बाद WPFG की मेजबानी करने वाला भारत दूसरा एशियाई देश बना है। तो इससे पहले पूरे एशिया महाद्वीप में केवल चाइना ने ही इन खेलों की मेजबानी की थी। चाइना के बाद में भारत दूसरा एशियाई देश बना है। चेगुंद चीन ने 2019 में 18वें विश्व पुलिस फायर गेम्स की मेजबानी की थी। तो चेगुंद नाम की जगह है चाइना में, वहां पर चीन ने 2019 में 18वें संस्करण की मेजबानी करी थी। 21वां WPFG 2025 में बर्मिंघम, अल्बामा, संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया गया था। 22वें विश्व पुलिस और फायर गेम्स की मेजबानी 2027 में पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में की जाएगी। जो 22वें खेल हैं उनका आयोजन कहाँ होगा? पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में उनका आयोजन किया जाएगा। पहला विश्व पुलिस और फायर गेम्स 1985 में अमेरिका के सैन जोस में आयोजित किया गया था। जो पहला विश्व पुलिस और फायर गेम था वो 1985 में, कब? 1985 में अमेरिका के सैन जोस में आयोजित किया गया था। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स फेडरेशन WPFG की शासी निकाय है। WPFG फेडरेशन का मुख्यालय बर्मिंघम, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है।
RRUWPFG 2029 में आर्म रेसलिंग, बेंच प्रेस, बॉडी बिल्डिंग और इंडोर रोइंग जैसे खेलों की मेजबानी करेगा। तो टोटल 8 खेलों की मेजबानी ये करेगा। अब चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का अगला क्वेश्चन है अपना, हाल ही में दीप्ति शर्मा ने किस देश के खिलाफ मैच के दौरान सबसे ज्यादा T20 इंटरनेशनल विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है? तो दीप्ति शर्मा जो हमारे इंडिया टीम की वुमेन्स खिलाड़ी हैं, उन्होंने किस देश के खिलाफ मैच खेलने के दौरान T20 इंटरनेशनल जो फॉर्मेट है उसमें विश्व में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है? किसने? दीप्ति शर्मा ने। तो वो मैच कौन से देश के खिलाफ था? वो था श्रीलंका के खिलाफ। कौन से देश के खिलाफ था वो? श्रीलंका के खिलाफ। ये है दीप्ति शर्मा और इन्होंने 152 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है। 151 पर कौन है? मेगन स्टच है। उनके बाद में उनसे पहले अब इन्होंने स्थान हासिल कर लिया है। दीप्ति शर्मा महिला T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। उन्होंने तिरुवनंतपुरम में श्रीलंका के खिलाफ 5वें T20 के दौरान यह उपलब्धि हासिल की है। ठीक है। दीप्ति शर्मा ने मेगन शट के 151 विकेट के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए अपना 152वां T20 इंटरनेशनल विकेट लिया है। तो सबसे इनसे पहले कौन थी 151 विकेट लेकर? कितने? 151 विकेट लेकर मेगन शट उनका रिकॉर्ड तोड़ते हुए, और 152वां विकेट दीप्ति शर्मा ने लेके उनका रिकॉर्ड तोड़ के अपना पहला स्थान हासिल कर लिया है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की मेगन स्कट के नाम महिला T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड था। तो इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की मेगन स्कट जो मैंने पहले बता ही दिया, उनके नाम था रिकॉर्ड, उनके कितने थे? 151। ठीक है। दीप्ति शर्मा अब महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वकालिक विकेट लेने वालों की सूची में शीर्ष पर है। वह लगभग एक दशक से भारत की महिला T20 टीम की नियमित सदस्य रही है। दीप्ति शर्मा किफायती गेंदबाजी के साथ लगातार विकेट लेने के लिए अपनी जानी जाती है। वह वर्तमान में ICC महिला T20 इंटरनेशनल बॉलिंग रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर है। दीप्ति शर्मा 2014 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत के लिए अपना वनडे डेब्यू इन्होंने किया था। उन्होंने 17 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था। दीप्ति शर्मा 2025 ICC महिला क्रिकेट विश्व कप में भारत की जीत में अहम भूमिका इन्होंने निभाई थी। तो 2025 में ICC महिला क्रिकेट विश्व कप था, उसमें भी इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। उन्हें 2025 में ICC महिला क्रिकेट विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार उन्हें दिया गया था। दीप्ति शर्मा ने विश्व कप फाइनल में 5 विकेट लेकर मैच जिताऊ पारी इन्होंने खेली थी। तो जो दीप्ति शर्मा ने है, जो फाइनल मैच हुआ था विश्व कप फाइनल जो फीमेल्स का, उसमें 5 विकेट लेकर पारी को जिता दिया था। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना, नीति आयोग ने भारत में उच्च शिक्षा के वैश्वीकरण के लिए एक बेंचमार्क मॉडल के रूप में किस विश्वविद्यालय की प्रशंसा की है? तो नीति आयोग ने भारत में उच्च शिक्षा वैश्वीकरण के लिए, किसके लिए? उच्च शिक्षा वैश्वीकरण के लिए एक बेंचमार्क मॉडल के रूप में किस विश्वविद्यालय की प्रशंसा की है? वो है गुजरात बायोटेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी की। किसकी? गुजरात बायोटेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी की। नीति आयोग ने उच्च शिक्षा के वैश्वीकरण के लिए एक बेंचमार्क पहल के रूप में गिफ्ट सिटी में गुजरात जैव प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय GBU की सराहना की है। GBU की स्थापना 2020 में गांधीनगर गुजरात में हुई थी। तो GBU की स्थापना कब हुई थी? 2020 में। कहाँ हुई थी? गांधीनगर गुजरात में। यह पहल वैश्विक शैक्षणिक सहयोग को आकर्षित करते और विदेशों में छात्रों के पलायन को कम करने में गुजरात को आगे रखती है। GBU उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण और भारत की बौद्धिक पूंजी को बनाए रखने की राष्ट्रीय दृष्टि के साथ संरक्षित है। भारत में हर एक विदेशी छात्र के लिए लगभग 28 भारतीय छात्र विदेश में पढ़ते हैं, जो प्रतिभा पलायन को उजागर करता है। तो भारत में लगभग 28 भारतीय छात्र, एक विदेशी छात्र के लिए 28 जो भारतीय छात्र हैं वो विदेश में पढ़ते हैं। इस प्रतिभा पलायन के परिणाम स्वरूप भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2% का अनुमानित बहिर्वाह और कुशल मानव पूंजी का नुकसान इसे होता है। NEP 2020 भारत में विदेशी विश्वविद्यालय भागीदारी, अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसरों और उच्च गुणवत्ता वाली वैश्विक शिक्षा को प्रोत्साहित करता है। GBU को दुनिया का पहला समर्पित जैव प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बताया गया है।
प्रमुख अनुसंधान क्षेत्रों में सिंथेटिक जीव विज्ञान, वैक्सीन डिजाइन, प्रोटीन इंजीनियरिंग और माइक्रोबियल इकोफिजियोलॉजी शामिल है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना, हाल ही में किस देश के सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिक मैगलेव सिस्टम का उपयोग करके 1 टन के वाहन को 700 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो कितनी जो गति है वो कितनी है? 700 किलोमीटर प्रति घंटा, और वो भी 1 टन वजन के साथ। कितने वजन के साथ? 1 टन वजन के साथ। तो किसने बनाया है वो रिकॉर्ड? वो बनाया है चाइना ने। किसने बनाया है? चाइना ने। चलिए इसके बारे में और डिस्कस करते हैं। चीन ने 1 टन के सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिक मैगलेव वाहन को केवल 2 सेकंड में 700 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाकर विश्व रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। जो 700 किलोमीटर प्रति घंटा की जो स्पीड है केवल 2 सेकंड में ही पकड़ ली। यह प्रयोग चीन की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं द्वारा 400 मीटर के परीक्षण ट्रैक पर किया गया था। इसी शोध टीम ने इससे पहले जनवरी में इसी ट्रैक पर 648 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड हासिल की थी। यह सफलता सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिक मैगलेव तकनीकी में चीन के नेतृत्व को मजबूत करती दिखाई देती है। चीन के निरंतर 10 वर्षीय अनुसंधान कार्यक्रम में इसे वैश्विक मैगलेव नवाचार में सबसे आगे रखा है। चीन ने लगभग 30 साल पहले अपनी पहली मानव युक्त मैगलेव ट्रेन विकसित की थी। जो परीक्षण हुआ है मैगलेव सुपर कंडक्टिंग मैगलेव ट्रेन का, उसका जो ट्रेन है उसका 30 साल पहले ही मानव युक्त मैगलेव ट्रेन विकसित कर दी थी। इस उपलब्धि का हाइपरलूप ट्रांसपोर्ट और एरोस्पेस लॉन्च सिस्टम में संभावित अनुप्रयोग है। CRRC किंगदाओ शिफांग ने 2020 में 600 किलोमीटर प्रति घंटा मैगलेव प्रोटोटाइप का परीक्षण किया था। साउथ वेस्ट जियाओतोंग विश्वविद्यालय चेंगदू ने 600 किलोमीटर प्रति घंटा की से अधिक उच्च तापमान वाला सुपर कंडक्टिंग मैगलेव सिस्टम विकसित इन्होंने किया था। चीन ने भविष्य की अल्ट्रा हाई स्पीड प्रणालियों का परीक्षण करने के लिए दातोंग में 2 किलोमीटर कम वैक्यूम मैगलेव प्रायोगिक लाइन का निर्माण किया है। दातोंग परियोजना का लक्ष्य 1000 किलोमीटर प्रति घंटा तक की मैगलेव गति प्राप्त करना है। हरमन कैंपर जर्मनी ने 1934 में बुनियादी मैगलेव अवधारणा को पेटेंट कराया है और पहली व्यावसायिक मैगलेव ट्रेन का परिचालन 1984 में ब्रिटेन के बर्मिंघम में शुरू हुआ था। एलोन मस्क ने 2013 में एक ओपन सोर्स अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के रूप में हाइपरलूप अवधारणा का प्रस्ताव इन्होंने रखा है। भारत में महाराष्ट्र ने LIM आधारित हाइपरलूप परियोजनाओं के लिए IIT मद्रास स्टार्टअप के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना, 2026 में शांति के लिए इजराइल पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो किसे किया गया है? वो डोनाल्ड ट्रंप को घोषित किया गया है। ये है डोनाल्ड ट्रंप और इन्हीं को घोषित किया गया है। इजराइल ने घोषणा की कि डोनाल्ड ट्रंप को 2026 में शांति के लिए इजराइल पुरस्कार दिया जाएगा। किसके लिए? शांति के लिए इजराइल पुरस्कार दिया जाएगा। यह पुरस्कार 80 वर्षों में पहली बार है कि इजराइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसी और गैर इजराइल को दिया जा रहा है। कि 80 वर्षों में पहली बार है कि किसी गैर इजराइल को यह पुरस्कार दिया जा रहा है। इजराइल पुरस्कार की शांति श्रेणी पहली बार प्रदान की जा रही है और शांति श्रेणी है जो वो जो कैटेगरी है वो पहली बार ही प्रदान की जा रही है। आपने जगह जगह मतलब समाचारों में या कहीं भी आपने देखा होगा कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो बार बार आते हैं कि मैंने वहां शांति करवाई है, वहां युद्ध रुकवाया है। जैसे कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था उस टाइम पे भारत पाकिस्तान के युद्ध में भी मध्यस्थता दिखाते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने जगह जगह जाकर यही बोला था कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध मैंने रुकवाया है। तो उनके लिए वो चाहते थे कि उनको नोबेल का जो शांति का नोबेल था वो उनको मिले, लेकिन वो ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। तो उन्होंने जगह जगह जाके ये किया, तो इजराइल ने उनको शांति का, इजराइल का सर्वोच्च जो सम्मान है वो दिया है। फ्लोरिडा में ट्रंप और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के बीच बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। इजराइल पुरस्कार इजराइल का सबसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान है जो पारंपरिक रूप से विज्ञान,
संस्कृति और समाज में योगदान के लिए इजरायली नागरिकों को दिया जाता है। किस किस में? एक तो विज्ञान में, एक संस्कृति में, और तीसरा क्या है? समाज में योगदान के लिए। अब नई कैटेगरी कौन सी बनी है? शांति की, जो पहली बार ही दी जा रही है, वो भी गैर इजराइल को दी जा रही है। पुरस्कार के प्रमुख कारणों में इजराइल की सुरक्षा के लिए ट्रंप का समर्थन, मध्य पूर्व शांति प्रयासों में भूमिका, गाजा शांति समझौता और 2023 हमास हमलों के दौरान बंधकों की रिहाई इसमें शामिल है। नेतन्याहू के ट्रंप को इजराइल का अब तक का सबसे बड़ा दोस्त बताया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत में आइस टेंट के साथ पहली बार 3D फ्लैक्स एक्वियस एंजियोग्राफी किस स्थिति के इलाज के लिए आयोजित की गई थी, जो कि अपरिवर्तनीय अंधेपन का एक प्रमुख कारण है? तो किस बीमारी के लिए है वो? ग्लूकोमा का। तो ये क्या है कि एक अंधापन आ जाता है, जो यहाँ से दिखना बंद हो जाता है, उसका जो अपरिवर्तनीय जो अंधेपन का एक प्रमुख कारण था, उसके इलाज के लिए किया गया है। ठीक है, चलिए और जानकारी लेते हैं इसके बारे में। आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल दिल्ली ने आइस्टेंट के साथ भारत की पहली 3D फ्लैक्स एक्वियस एंजियोग्राफी का प्रदर्शन किया है। यह प्रक्रिया न्यूनतम इन्वेसिव ग्लूकोमा सर्जरी के साथ उन्नत इमेजिंग को जोड़ती है। ग्लूकोमा मौन प्रकृति के साथ अपरिवर्तनीय अंधेपन का एक प्रमुख कारण है। सर्जरी एक स्टैंड माउंटेड स्ट्रेपलिस सिस्टम और एक 3D ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप का उपयोग करने के लिए आयोजित की गई थी। यह प्रक्रिया का जलीय बहिर्वाह मार्गों के वास्तविक समय के दृश्य को सक्षम बनाती है। यह सर्जनों को सटीक और लक्षित हस्तक्षेप करने की अनुमति देता है। यह सफलता ग्लूकोमा के उपचार में रोगी के परिणामों को बढ़ाती है। रक्षा मंत्रालय ने इस प्रतिक्रिया को वैश्विक नेत्र देखभाल मील का पत्थर बताया है, और यह उपलब्धि सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं को नेत्र संबंधी नवाचार में सबसे आगे रखती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना, 2025 में कौन से दो राज्य केंद्र शासित प्रदेश आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, शॉर्ट में अगर देखें तो ABPMJAY में शामिल हुए हैं? तो कौन से दो राज्य शामिल हुए हैं? वो दिल्ली और ओडिशा। कौन से हुए हैं? दिल्ली और ओडिशा इसमें शामिल हुए हैं। दिल्ली और ओडिशा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा कवरेज का विस्तार करते हुए 2025 में आयुष्मान भारत PMJAY में शामिल हुए हैं। जनवरी 2025 में NHA के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद ओडिशा ABPMJAY में शामिल होने वाला 34वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। अप्रैल 2025 में NHA के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद दिल्ली ABPMJAY में शामिल होने वाला 35वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो ओडिशा का नंबर है 34वां और दिल्ली का नंबर है 35वां। पश्चिम बंगाल वर्तमान में एकमात्र भारतीय राज्य है जो ABPMJAY में शामिल नहीं हुआ है। तो अब एक ही जो राज्य बचा है वो कौन सा है? पश्चिम बंगाल, जो इसमें शामिल नहीं हुआ है। आयुष्मान भारत PMJAY 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड में लॉन्च किया गया था। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो योजना है आयुष्मान भारत PMJAY योजना, वो कब और कहां से 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड से लॉन्च की गई थी। ABPMJAY प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवरेज करता है। जो ये योजना है आयुष्मान भारत PMJAY, इसमें क्या होता है कि प्रत्येक परिवार को प्रत्येक वर्ष 5 लाख तक का मुफ्त कैशलेस इलाज दिया जाता है। ठीक है, यह योजना पात्र लाभार्थी परिवारों के लिए माध्यमिक और तृतीयक अस्पताल में भर्ती कवर करती है। लॉन्च के बाद देश भर में करीब 42.48 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। ABPMJAY के तहत कुल मिलाकर लगभग 10.98 करोड़ अस्पताल में भर्ती होने की अनुमति दी गई है। ABPMJAY के तहत कुल दावे लगभग 1.60 लाख करोड़ तक पहुंच गए हैं। तो ये जो दावे हैं वो 1.60 लाख करोड़ तक पहुंच गए हैं। इस योजना ने ई संजीवनी प्लेटफॉर्म के माध्यम से 43.2 करोड़ टेली परामर्श को सक्षम किया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत लगभग 84.35 करोड़ डिजिटल स्वास्थ्य खाते बनाए गए हैं।
टीबी उन्मूलन प्रयासों को वैश्विक मान्यता मिलने के साथ भारत में टीबी की घटनाओं को 21% तक की गिरावट दर्ज की गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस संगठन ने बम निरोधक प्रणालियों के लिए भारत का पहला समर्पित मानक IS 19445/2025 अधिसूचित किया है? तो ये क्या होता है कि जो 19445 है ये तो इसका स्टैंडर्ड कोड है और ये इसका अधिसूचित वर्ष होता है। ठीक है, तो किसने किया है ये किया है भारतीय मानक ब्यूरो ने। किसने किया है? भारतीय मानक ब्यूरो ने। चलते हैं इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। BIS ने बम डिस्पोजल सिस्टम के लिए भारत का पहला डेडिकेटेड स्टैंडर्ड IS 19445/2025 नोटिफाई किया है। यह स्टैंडर्ड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA और DRDO की टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी TBRL के अनुरोध पर बनाया गया था। इंडियन स्टैंडर्ड 19445/2025 को खरीदने वाली एजेंसियां, मैन्युफैक्चर और टेस्टिंग बॉडी अपनी मर्जी से अपना सकती हैं। भारतीय स्टैंडर्ड की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मौजूदा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भारतीय सेनाओं के सामने आने वाले खतरों को पूरी तरह से मेल नहीं खाता था। इस वजह से भारतीय स्टैंडर्ड की जरूरत पड़ी और BIS ने इसको अधिसूचित किया है। यह स्टैंडर्ड TBRL DRDO की अध्यक्षता वाली सिविल यूज ऑफ वेपन्स एंड एम्यूनिशन सेक्शनल कमेटी की देखरेख में बनाया गया था। इंडियन स्टैंडर्ड 19445/2025 बम डिस्पोजल सिस्टम के लिए टेस्टिंग इक्विपमेंट, टेस्ट रेंज की स्थितियों और मूल्यांकन के क्राइटेरिया की जरूरतों को बताता है। बम डिस्पोजल सिस्टम की 3 कैटेगरी शामिल हैं: बम ब्लैंकेट, बम बास्केट और बम हनी हिबिटर। BIS को जो कानूनी स्टैंडर्ड बॉडी है 1987 में बनी थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके DG कौन है? संजय गर्ग। तो BIS है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है और इसके हेड कौन है? DG कौन है? संजय गर्ग। ये कब बनी थी? 1987 में ये बनी थी। BIS ने अगरबत्ती के लिए पहला खास स्टैंडर्ड 19412/2025 में जारी किया। इंडियन स्टैंडर्ड 19412 2025 को नेशनल कंज्यूमर डे 2025 24 दिसंबर 2025 को लॉन्च किया था। तो ये जो कोड है ये सीरियल बाई सीरियल किए जाते हैं। अगरबत्ती स्टैंडर्ड में एथलेथ्रिन, परमेथ्रिन, साइप्रमेथ्रिन, डेल्टामेथ्रिन, फिप्रोनिल, बेंजाइल साइनाइड, एथिल एक्रिलेट और डाइफेनिमाइन जैसे नुकसानदायक केमिकल पर इसमें रोक लगाई गई है। यह स्टैंडर्ड दुनिया की सबसे अच्छी प्रैक्टिस के साथ तालमेल बिठाते हुए सेहत और घर के अंदर की हवा से जुड़ी चिंताओं को दूर करता है। BIS ने CSIR CIMAP से मिले इनपुट के साथ इंडियन स्टैंडर्ड 19412/2025 बनाया। भारत दुनिया का सबसे बड़ा अगरबत्ती उत्पादक और निर्यातक है, जिसका घरेलू उद्योग 8000 करोड़ का है और यह 150 से अधिक देशों को लगभग 1200 करोड़ तक का निर्यात करता है। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। तो अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का जो नोटिफिकेशन वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। जैसा कि मैं हर रोज आपको बताता हूँ, हम एक ऑफर लेके आए हुए हैं। 12th क्लास के एग्जाम आ चुके हैं, फरवरी मंथ में एग्जाम है। केवल 1 महीना भी अब बचा नहीं है। रिवीजन के लिए हमारी बहुत ही शानदार टीम है। बहुत ही शानदार टीम के साथ बहुत ही शानदार रिवीजन कराया जाएगा। उसके लिए आप हमारे डेमो क्लासेज हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं और कोर्स से जुड़ने के लिए प्ले स्टोर से अभी गुरुजी 4.0 ऐप डाउनलोड करें और आप हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं। इसमें बहुत ही शानदार टीम मिलेगी जिसमें आपको हैंड रिटन PDF नोट्स भी दिए जाते हैं, जिसमें आपको डेली बोर्ड की PDF भी मिलेगी। बोर्ड के PYQs के जो क्वेश्चंस, किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं उसके लिए भी आपको गाइड किया जाएगा। अगर आपको कोई क्वेरी आपकी रहती है तो हमारे द्वारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। उस ग्रुप से जुड़कर आप किसी भी टीचर से कभी भी आप अपना जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद है क्लास आपको अच्छे समझ में आई होगी। क्लास अच्छे से समझ में आई हो तो एक बार मैं फिर से आपसे पुनः अनुरोध करता हूं कि क्लास को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कोई भी वीडियो हम अगर आप डालते हैं तो आपको वो वीडियो समय से मिल जाए। और एक बात और, अगर आप क्लास का रिविजन करना चाहते हैं तो या तो वीडियो को आप 2x स्पीड में देख सकते हैं
ऐसा नहीं करना चाहते तो आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो हम डेली जो हमारे करंट की पीडीएफ है वो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है गुरुजी फॉर एग्जाम के नाम से। कौन से नाम से है? गुरुजी फॉर एग्जाम। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इससे जुड़ के आप हमारे डेली करंट अफेयर्स की, उसके साथ ही डेली जनरल अवेयरनेस की, स्टैटिक जीके के लिए और भी काफ़ी सारे स्टडी मटेरियल हैं जो आपको डेली वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो उनसे आप जुड़ के आप उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।